हेलो नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। यूजीसी नेट हिंदी और पीएचडी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उनके लिए मैं लेकर के आ गया हूं एक नई कविता। कविता है बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, लिखा किसने है? नागार्जुन ने। नागार्जुन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नागार्जुन कहलाते हैं प्रगतिवादी कवि। अब प्रगतिवादी शब्द आया है तो पहला प्रश्न आपके मन में यह आता है कि भाई प्रगतिवादी किसे कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटे से शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। प्रगतिवादी कविताएं उन कविताओं को कहा जाता है, एक ऐसी आइडियोलॉजी को कहते हैं, एक ऐसी विचारधारा को प्रगतिवादी कहा जाता है जिस विचारधारा का जन्म मार्क्सवाद की विचारधारा या यूं कहें कि रियलिस्टिक सोशलिज्म से हुआ है। रियलिस्टिक सोशलिज्म अर्थात एक ऐसी विचारधारा जिसमें सामाजिक नीतियां और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की डिमांड की जाती है। जो भी नीतियां पहले से चली आ रही हैं उनके पक्षधर होते हैं, उनमें बदलाव के पक्षधर होते हैं, जो समाज में सभी को समानता के प्रति एक तरीके से प्रतिमूर्ति का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। बैजनाथ मिश्र, अब देखिए इनका नाम क्या है, नागार्जुन बैजनाथ मिश्र उर्फ ढक्कन। इनको ढक्कन कहा जाता है। देखो ढक्कन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि इनके जो पिताजी हैं गोकुल मिश्र और इनकी माता का नाम था उमा देवी। इनकी कई सारी संतानें हुई और संतानें कुछ समय के बाद जो है वो डेथ कर जाती थी। तो पहले होता नहीं था गाँव वगैरह में कि कुछ ऐसा नाम रख दो भाई कि भगवान हमारे संतान को छीन ना पाए, तो उसी को लेकर के इन्होंने इसका नाम ऐसा रख दिया ढक्कन। अब ढक्कन से नागार्जुन बनने के सफर में पहले इनका नाम ढक्कन रखा गया, बाद में इनका नाम बैजनाथ मिश्र रखा गया और समय परिवर्तन के साथ साथ में, धर्म परिवर्तन के साथ साथ में इनका नाम नागार्जुन हो गया। इनका जन्म जो हुआ है 1911 में ज्येष्ठ पूर्णिमा में मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी शिक्षा के बारे में। जो इनकी शिक्षा हुई थी वो आरंभिक शिक्षा, कहते हैं पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो पारिवारिक स्थिति कमजोर होने की वजह से जो इनके घर की शिक्षा हुई थी वो लघु सिद्धांत कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई थी। उस जमाने में मिथिलांचल जो था, मिथिला का जो क्षेत्र था, वहाँ पर धनी लोग जो निर्धन होनहार छात्र होते थे उनको पढ़ाने के लिए प्राश्रय दिया करते थे, मतलब जगह दिया करते थे कि आप लोग पढ़ सकते हैं अगर मेधावी हैं तो। और उसके चलते क्या है, कई गांव ऐसे किया करते थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि इनको शिक्षा प्राप्त तो करनी थी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसे कई गांव में गए और धीरे धीरे इन्होंने मिथिला के लगभग सभी गांवों का भ्रमण कर लिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर इनकी जो विधिवत शिक्षा आरंभ हुई वो संस्कृत की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी, तो बनारस जाकर के शुरू की और वहां पर उन्होंने क्या किया, आर्य समाज का प्रभाव इन पर पड़ने लग गया। किससे प्रभावित हुए? आर्य समाज से। आर्य समाज से प्रभावित होने के बाद धीरे धीरे इनका किससे मिलन हुआ? बौद्ध से। बौद्ध दर्शन से इनका झुकाव हुआ और झुकाव होने के बाद क्या है, बौद्ध में इन्होंने राहुल सांकृत्यायन को अपना अग्रज माना। राहुल सांकृत्यायन भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनको इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन का भी नाम आप जानते हैं, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वगैरह उन्होंने लिखा। तो इन्होंने उनको अग्रज माना और धीरे धीरे दक्षिण भारत घूमते चले गए और वहां से पहुंचे कहां? श्रीलंका, जो आज की डेट में है। लंका के विख्यात जो है विद्यालंकार परिवेण में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म की क्या कर ली? दीक्षा ले ली। ठीक है। अब देखिए इनके विचारों की शुरुआत कैसे हो रही है, कैसे इन्होंने इस कविता को लिखा और कैसे ये प्रगतिवादी कवि बने। ये आते हैं सहजानंद स्वामी से प्रभावित होते हैं और उन्होंने, सहजानंद स्वामी कौन है? उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया, जो किसान आंदोलन के एक तरीके से प्रणेता थे। फिर बात खाते हैं कि वहां मार खाने के अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगती और चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वो रचनात्मकता के साथ साथ में सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास करते थे। ये जो प्रतिरोध है समाज में, न्याय के प्रति, अन्याय के प्रति जो प्रतिरोध है इनका, सामाजिक नीतियों के प्रति जो प्रतिरोध है, जो आर्थिक नीतियों के प्रति प्रतिरोध है, उसी को लेकर के ये कविता देखने को मिलती है जो प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है।
अब बात करते हैं अप्रैल में जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ तो उसमें भाग लेते हुए इन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रहा है जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं कर्म की हो, इसलिए मैं आज अनशन पर हूं, कल जेल भी जा सकता हूं। और सचमुच हुआ भी यही। आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति के पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काफी समय तक इन्हें जेल में भी रहना पड़ा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम आगे, जिस कविता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कविता कौन सी है, तो वो कविता है अपनी कौन सी, बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, ये कविता हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं उस कविता के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने बादल को घिरते देखा है। अब देखिए एकदम सीन में कोशिश कर रहा हूं वैसा ही सीन आप लोगों को दिखे जैसा कि आपको कविता में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। धवल अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। बादल कहाँ घिर रहे हैं, ये पर्वत, सफेद जो पर्वत हैं, गिरी है पहाड़ों के शिखर पर, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। अब कमल के ऊपर जो है ये जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो गिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब धीरे धीरे प्रतिरोध दिखेगा आपको। क्या प्रतिरोध दिखता है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। अब हिमालय में कई कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा। ये हंस लोग कुछ खोज रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, बादल को घिरते देखा है। अब देखो यहां पर सारी चीजें हमने क्या क्या देखा, हिमालय पर भ्रमण किया, हमने क्या क्या देखा, लेकिन क्या नहीं देखा उसके बारे में भी है। एक तरीके से समाज की उन रीति कुरीतियों पर भी एक तंज कसा है। क्या कह रहे हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल बह रहा था, बाला ऋण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही उनको सारी रात बिताती होती। अब सारी रात किसको बितानी होगी, अलग अलग होकर के। देखो वसंत ऋतु आपके सामने है, मंद मंद जो है पवन बह रहा है, बाला ऋण मतलब सूर्य की सुबह की किरणें, बालारुण का मतलब अरुण, सुबह का जो अरुण है उसके याद। सो क्या है, स्वर्णाभ मतलब सोने जैसी किरणें बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के विपरीत विरहित, बिना मतलब एक दूसरे से अलग अलग होकर के भी सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल में इनको साप मिला होगा। बेबस उन चकवा चकवी, चकवा चकवी आपके सामने जोड़ा है, जो कहते हैं इनके बारे में कथा प्रचलित है कि ये रात भर दूर रहते हैं, दिन में मिल जाते हैं। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, इस महान सरोवर में आकर मिले। सहबालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, मतलब हजारों हजारों ऊंचाई फुट पर, अलख नाभि से उठने वाले निज के उस उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा। अलग अलग जो सीन है वो उसके बारे में बता रहे हैं कि हमने हिरणों को अपनी कस्तूरी के लिए, कहते हैं कस्तूरी मृग कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, उसको लेकर के वो अपने क्या है उन्मादक होकर के चारों ओर वो घूम रहा है, और जब नहीं मिलता तो अपने ऊपर चिढ़ते हुए भी देखा है। अब यहां से कटाक्ष शुरू होता है, लेकिन क्या क्या नहीं देखा। कहां गया धनपत कुबेर का, कुबेर का वो खजाना जिसके बारे में बताया जाता है, कहानियों में सुनाई जाती है, धनपत का कुबेर का वो खजाना कहां है, कहां गई उसकी अलका। ये अलकापुरी जो आपके सामने दिख रही है ये मुझे कहीं नहीं दिखा, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, जो कालिदास कहते हैं मेघदूत में कि आकाश गंगा बह रही है, आकाश में गंगा ऊपर बह रही है, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में,
बरस पड़ा होगा ना कहीं पर, जाने दो वह कब कल्पित था। कहते हैं वो सब चीजें छोड़ो, वो मुझे लग रहा कवि की कल्पना ही है, सच्चाई उसमें कुछ नहीं है। मैंने तो भीषण जाड़ों में गगन चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझित से गरज गरज भिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। हमने तो सिर्फ बादलों को ही घिरते देखा, और बादलों से क्या है, जो बिजलियां कड़क रही थी उनको देखा, वर्षा होते देखा, लेकिन कहीं पर हमें जो है गंगा को लेकर के बहती हुई उस बादलों को नहीं देखा जो संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। अब मैं बात आपको एक चीज और बता दूं, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, इसकी जो कंक्लूजन है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ये कविता से संबंधित जो भी चीजें हैं आपको सब कुछ मिलेंगी। कहते हैं सत्य सत्य निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, बनों में क्या, देवदारू के वृक्षों में, सोणित धवल भोजपत्रों से, भोजपत्र के जो वृक्ष हैं, छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुलवल लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, रजित रजत रचित मणि चखित कलामय, दान पात्र दक्षासव पूरित, लोहित चंदन की त्रिपाटी पर नरम निवाद बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पालथी मारे, मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को मृद मनोरम उंगली को वंशी पर फिरते देखा, बादल को घिरते देखा। यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं समाज में कटाक्ष किया गया है, और उन्मुक्त होकर के किन्नर किन्नरियों के डांस को, हमने नृत्य को भी देखा है, लेकिन हमें कहीं व्योम प्रवाही जो है गंगा रूपी नहीं दिखाई देती है। अब आपको यह पता चल गया है कि कविता कैसी है। यह कविता है आप लोगों की किस पर, प्रगतिवादी कविता है। समाज के उस जो भी चीजें प्रचलित हैं, एक तरीके से पाखंड के ऊपर इन्होंने जो है अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। कहते हैं नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा, रचना कब हुई थी, 1938 में की थी, और बादल को घिरते कविता व्यंग एक तरीके से काव्य संग्रह जो हुआ था वो किसमें हुआ था, युगधारा में हुआ, 1935 में संकलित है। प्रगतिवादी कवि है नागार्जुन की ये कविता, और बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। और नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप में है उतने ही अचेतन रूप में, मतलब जितने वो बाह्य रूप से क्रांतिकारी नजर आते हैं उतने वो अंदर से भी क्रांतिकारी इस समाज को लेकर के थे, उसमें परिवर्तन के पक्षधर थे। कहते हैं बादल का यहां पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। कहते हैं ना बादल को घिरते देखा है, बादल के कई रूपों का वर्णन किया गया है। मानवीकरण अलंकार मतलब बादलों को मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। छोटे छोटे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और मोती जैसे में उपमा अलंकार और आकार और श्यामल नील जो सलिल शब्द आया है उसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ साथ में देशज शब्दों का भी इस कविता में इस्तेमाल किया गया है। इसमें से बसंत ऋतु की मादकता और कस्तूरी मृगों के स्वभाव का भी स्वाभाविक वर्णन हमें इस कविता में देखने को मिलता है। मंद मंद और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और चकवा चकवी और तरल तरल और तरुण में अनुप्रास अलंकार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों को, तो कमेंट करके कुछ क्वेश्चनों के जवाब आपको देने होंगे। 2-3 प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, 2 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा और 3 प्रश्न मैं करवा देता हूं। बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है, तो कविता के रचनाकार कौन है, नागार्जुन जी हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन, तो नागार्जुन जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चकवा चकवी का क्रंदन बंद क्यों हुआ, क्योंकि उनका मिलन हो गया, रात्रि समाप्त हो गई, उनका विरह दूर हो गया, उक्त सभी। तो यहां पर क्या हो गया कि रात्रि समाप्त होने पर क्रंदन बंद हो जाता है, क्योंकि रात में वो अलग होने पर विरह फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, क्रंदन होता है। उनका विरह दूर हो गया और उनका मिलन हो गया, मतलब तीनों ही स्थितियों में सभी उक्त सभी उत्तर यहां पर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो कवि ने किन्नर और किन्नरियों की परिकल्पना क्यों कैसे की है,
मान्यता है कि वह स्वर्ग में निवास करते हैं। पुण्य आत्मा किन्नर बनते हैं हिमालय की शुभ्रता देख करके, हिमालय के उतंग शिखरों को देख करके। तो यहाँ पर कल्पना जो की है, परिकल्पना की है हिमालय की शुभ्रता को देख करके, उसके श्वेत रंग को देख करके, उसके उजले को देख करके इन्होंने किया है। ठीक है, अब आपके लिए दो प्रश्न। देखो, प्रश्न है, सहबालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, कवि किसके माध्यम से प्रणय कलह छिड़ते देख रहा है? एक तो ये हो गया, और दूसरा जो आप लोगों को अगला जो प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है ये प्रश्न है, मतलब 4 नंबर और 5 नंबर आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। ठीक है, होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। और ये कविता कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, ये कविता कैसी लगी है। और इसमें ज़्यादातर मैंने चीज़ें बताने की कोशिश की जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और मैं समझता हूं कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी और आपके आगे भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल को। साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में साझा शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो लोग भी देखें, आनंदित भी हों, नई चीज़ों को सीखें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।